राशन की गाड़ी में बैठकर मुरा और मंत्री शंभुनाथ पाटलिपुत्र से बाहर आ चुके थे। मुरा जब मंत्री शंभुनाथ के साथ अपने रिश्तेदारों के घर पहुंची तो उसने देखा उनका घर जला हुआ है। वहां जली हुई लकड़ियां, कुछ जले हुए बर्तन और कपड़ों के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर मुरा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे अब चंद्रगुप्त उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। उसने करुण आंखों से शंभुनाथ की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, ये सब क्या है? कैसे हुआ? किसने किया होगा ये? लगता है किसी को हमारे आने की सूचना हो गई और उसने इस घर को आग लगा दिया। मंत्री शंभुनाथ राख के ढेर को गौर से देखते हुए बोले, देवी मुरा, परेशान ना हो। राख का ये ढेर 1 या 2 दिन पहले का नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे जले 1 मास से भी ज्यादा हो गया है। मुरा हैरान होकर बोली, 1 मास? ऐसा नहीं हो सकता। हमें आसपास पूछने पर ही सही जानकारी मिल सकती है। मंत्री शंभुनाथ पास की एक झोपड़ी में गए। अंदर से एक वृद्ध औरत बाहर आई। मंत्री शंभुनाथ ने जले हुए घर की तरफ इशारा करके कहा, माता, ये झोपड़ी। उन्होंने शंभुनाथ की पूरी बात भी नहीं सुनी और उनके चेहरे पर घर का द्वार बंद कर दिया। शंभुनाथ हैरान होकर बोले, माता, क्या हुआ? अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आई। शंभुनाथ अगले घर पर गए। अंदर से एक जवान आदमी बाहर आया। जब शंभुनाथ ने उससे भी यही प्रश्न किया तो उसने भी उनके चेहरे पर द्वार बंद कर दिया। वो एक के बाद एक करके 4-5 घरों पर पूछताछ करने गए, लेकिन सभी ने उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। शंभुनाथ हैरान होकर बोले, अजीब बात है, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्या अपराध कर दिया था उन लोगों ने? वो एक झोपड़ी के सामने से गुजरे जहां एक वृद्ध आदमी चारपाई पर लेटा था। उसने शंभुनाथ की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, यहां चोरों की कोई मदद नहीं करता मालिक। शंभुनाथ और मुरा उनकी आवाज सुनकर रुक गए। मुरा हैरान होकर बोली, चोर? मेरे रिश्तेदार चोर नहीं थे। शंभुनाथ ने उस वृद्ध आदमी से पूछा, बाबा, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? वे चोर नहीं हो सकते। पास जाने पर उस वृद्ध आदमी ने एक नजर मंत्री शंभुनाथ को ऊपर से नीचे देखा, फिर पूछा, आप हैं कौन? इस गांव के तो नहीं लगते। मंत्री शंभुनाथ बोले, बाबा, हम उनके रिश्तेदार हैं जिनका वो जला हुआ घर है। बहुत दिनों बाद उनसे यहां मिलने आए तो घर का यह हाल देखकर मन विचलित हो गया। उस वृद्ध आदमी ने कहा, हुजूर, घर की चोरी का इल्जाम था उन पर। 1 मास से ज्यादा हो गया है जले हुए इस घर को। मैंने जलते तो नहीं देखा घर को। उस दिन मैं बाजार में था, लेकिन कानों सुनी खबर है कि आपके रिश्तेदारों ने बहुत दिनों से राजा को कर नहीं दिया था, इसलिए मगध के सैनिकों ने घर को जला डाला और सभी लोगों को घसीटते हुए नगर ले गए। शंभुनाथ बोले, बाबा, तो फिर वो लोग चोर कैसे हुए? अगर उनके पास कर चुकाने के लिए कुछ राशि या धन नहीं होगी तो वो कर कैसे चुकाते? उस वृद्ध आदमी ने कहा, सैनिक बोल रहे थे कर चोरी सबसे बड़ा पाप है। उन लोगों ने मगध के कर की चोरी की है और मगध हमारा है, इसलिए वो हमारे लिए भी चोर ही हुए। बोलते हुए वो खांसने लगे। मुरा ने पानी का पात्र उनके सामने करते हुए कहा, बाबा, पहले पानी ग्रहण करें। उनके पानी पी लेने के बाद मुरा बोली, बाबा, कोई और बात बता सकते हैं उन लोगों की? उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप भले लोग लगते हैं, लेकिन इससे आगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपने यहां और समय व्यतीत किया और किसी सैनिक ने देख लिया तो हमें भी चोर समझा जाएगा। आप यहां से शीघ्र प्रस्थान करिए। दोनों ने उस वृद्ध आदमी के पास से जाना ही उचित समझा। दोनों वापस चली हुई झोपड़ी के पास आए। मंत्री शंभुनाथ ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे अनुमान से अभी वो पाटलिपुत्र में ही होने चाहिए। वृद्ध आदमी की बातें सुनकर मुरा का चेहरा उदास हो गया था। वो बोली, अब लगता है चंद्र का पता लगाना नामुमकिन है। वही तो हमारी आखिरी आस थे। उन्हें तो मार भी दिया होगा मगध के सैनिकों ने। अब हम किससे पूछें? मुरा वहीं एक जली हुई लकड़ी पर बैठ गई। उसकी आंखें एक बार फिर डबडबा गई थी। मुरा की हालत देखकर मंत्री शंभुनाथ बोले, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। शायद आपको ज्ञात नहीं,
पिछले 2 मास से कर न देने वाले किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया गया है। यह सुनते ही मुरा के उदास चेहरे पर एक बार फिर से उम्मीद के भाव उभर आए। वो बोली, इसका अर्थ है कि वो भी जीवित हैं, लेकिन वो कहां होंगे? हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? मंत्री शंभुनाथ उसकी हड़बड़ाहट देखकर बोले, शांत शांत, हमें संयम से काम करना होगा। उनको या तो काल कोठरी में डाल दिया गया होगा या फिर राजसी गुलाम बनाकर पाटलिपुत्र में ही कहीं रखा होगा। यह सुन मुरा के अंदर एक बार फिर से आस जग गई थी चंद्रगुप्त को ढूंढने की। मंत्री शंभुनाथ बोले, हमें अब वापस पाटलिपुत्र चलना चाहिए, वहीं हम आपके रिश्तेदारों का पता करेंगे। अब आगे की राह आसान नहीं होने वाली है, हमारे सामने 2 गुनी मुश्किलें आने वाली हैं, इसलिए हमें 2 गुनी शक्ति से लड़ना होगा। मुरा अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाते हुए बोली, मंत्री जी, मैं अपने पुत्र चंद्र की खोज के लिए किसी भी मुश्किल और परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे फिर सामने यमराज ही क्यों ना आ जाए। मंत्री शंभुनाथ बोले, तुम्हारा यही आत्मविश्वास हमारे आगे का रास्ता प्रशस्त करेगा। दोनों ही उस गांव से पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान कर गए। वहीं तक्षशिला में अपने कक्ष में वापस लौटने के साथ ही गजानन ने पब्बत और वीरसेन को अपने कक्ष में बुलवाया। कुछ ही समय बाद दोनों उनके कक्ष में आ पहुंचे। आचार्य गजानन अपने कक्ष में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। पब्बत और वीरसेन ने कक्ष में आते ही कहा, प्रणाम आचार्य, आपने हमें बुलाया? गजानन उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, क्या तुम दोनों को ज्ञात है कि मालकेतु के पैर में लगा बाण किसका था? पब्बत हैरान होकर बोले, नहीं आचार्य, हमें कैसे ज्ञात होगा? आचार्य गजानन तुरंत बोले, सूरजमल का। वो बाण सूरजमल का था, मैंने वैसा ही बाण आज इसके पास देखा। ये सुनते ही पब्बत गुस्से में बोला, सूरजमल? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंगरक्षक पर बाण चलाने की? गुस्से में वो उस कक्ष से बाहर निकलने ही वाला था कि आचार्य गजानन ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, गुस्सा करने का यह समय सही नहीं है पब्बत। अगर हमने अभी अपना आपा खो दिया तो नुकसान हमारा ही है। राजकुमार पब्बत हैरानी में बोला, आचार्य आप ये क्या कह रहे हैं? अगर हमने अभी सूरजमल को दंड नहीं दिया तो हम कायर समझे जाएंगे। हम पीछे नहीं हट सकते आचार्य, अन्यथा हमारी चुप्पी हमारी कायरता समझी जाएगी। आचार्य गजानन संयम रखकर समझाते हुए बोले, क्या तुम्हें ज्ञात है कि आचार्य चाणक्य की कोई भी योजना हमेशा सफल कैसे होती है? पब्बत और वीरसेन एकटक आचार्य गजानन का चेहरा देखने लगे। गजानन बोले, धैर्य, संयम और इच्छा शक्ति से। वो अपनी योजना पर डटे रहते हैं और संयम बनाए रखते हैं। मुझे तुम लोगों से भी यही उम्मीद है। इसी प्रकार हम अपनी योजना में सफल हो सकते हैं। पब्बत ने हैरान होकर कहा, आचार्य परंतु योजना क्या है? हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं। आचार्य गजानन समझाते हुए बोले, हमारी योजना है चंद्रगुप्त के सुरक्षा घेरे को तोड़ना। चाणक्य, सूरजमल और सुकेतु उसकी वो दीवार है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है और हमें इसे ही तोड़ना है। वीरसेन बोला, आचार्य चाणक्य की सुरक्षा को तोड़ना नामुमकिन है, यह कैसे संभव होगा? आचार्य गजानन बोले, आओ दिखाता हूं। वो दोनों को एक लकड़ी से बनी मेज के पास ले आए। वहां मिट्टी के 4 खिलौने रखे थे, राजा, गुरु, मंत्री और सिपाही। उन्होंने केंद्र में राजा वाले खिलौने को रखते हुए कहा, यह है चंद्रगुप्त। फिर उन्होंने उसके आगे गुरु वाला खिलौना, उसके आगे मंत्री वाला खिलौना और सबसे आगे सिपाही वाला खिलौना रखा। वो इशारा करते हुए बोले, चंद्रगुप्त के आगे चाणक्य और उनकी नीति और योजनाओं का सुरक्षा घेरा है, उनके आगे सूरजमल के अस्त्र शस्त्र का और सबसे आगे सुकेतु का। फिर वो मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें ज्ञात है, महाभारत में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ रहा था तो वो उस जगह वार करता था जहां शत्रु की संख्या सबसे कम होती थी, यानी कि बल सबसे कम होता था, और वो आसानी से उसे भेदकर अगले चरण में प्रवेश कर जाता था। उसी प्रकार हमें भी उस कमजोर कड़ी को ढूंढना है, और वो है सुकेतु। पब्बत ने आचार्य गजानन की बात को पूरा किया और सुकेतु के प्रतीक चिन्ह वाला खिलौना नीचे गिरा दिया। आचार्य गजानन बोले,
अगर हमने सुकेतु को फंसाने की योजना बनाई तो सूरजमल उसे बचाने पीछे अवश्य आएगा और फिर उनके पीछे स्वयं आचार्य को आना ही होगा। वीरसेन खुश होते हुए बोला, मेरा भी यही विचार था। सुकेतु पर ही हमें सारा ध्यान केंद्रित करना होगा, लेकिन हम ये कैसे करेंगे आचार्य? गजानन बोले, इसका भी उपाय है मेरे पास। पप्पा तुरंत बोला, आचार्य शीघ्र बताएं, अब और धैर्य नहीं रखा जा रहा मुझसे। वीरसेन हंसते हुए बोला, संयम राजकुमार संयम। अभी तो आचार्य ने बताया कि संयम के बिना काम बिगड़ भी सकता है। पपत ने घूर कर वीरसेन को देखा तो वीरसेन चुप हो गया। गजानन अपनी योजना समझाते हुए बोले, आज आचार्य चाणक्य की कक्षा है। प्रतिदिन की भांति आज भी तुम सभी कक्षा में उपस्थित रहना और यह सुनिश्चित करना कि चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही कक्षा में मौजूद हो। उन्हें समय पूर्व कक्षा से जाने मत देना, चाहे कोई अति महत्वपूर्ण सूचना ही क्यों ना आई हो। पब्बत और वीरसेन एक साथ बोले, ठीक है आचार्य, ऐसा ही होगा, लेकिन उसके बाद का क्या? गजानन बोले, बाद का मुझ पर छोड़ दो, मैं बाहर से स्थिति को नियंत्रित करूंगा। पब्बत और वीरसेन गजानन की बात से सहमत हो उन्हें प्रणाम कर वहां से निकल गए। एक तरफ जहां सुकेतु को फंसाने के लिए जाल बिछाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चाणक्य, चंद्रगुप्त, सूरजमल और सुकन्या एक कक्ष में मंत्रणा कर रहे थे। चाणक्य सुकन्या से बोले, पुत्री, तुमने डकैतों के खेमे में जाकर वहां हलचल तो मचाई ही, साथ ही आचार्य गजानन के मन मस्तिष्क में भी हलचल पैदा कर दी। परिणाम स्वरूप उन डकैतों ने अब तक वो स्थान छोड़ दिया होगा और यहां आचार्य गजानन तुम्हारे स्थानांतरण की योजना बना रहे होंगे। ये सुनकर सुकन्या मायूस हो गई और बोली, आचार्य, मैं अपनी गलती की क्षमा पहले ही मांग चुकी हूं, लेकिन आचार्य गजानन, उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि उन्हें मुझ पे किसी प्रकार का संदेह है। चाणक्य बोले, पुत्री, भले ही आचार्य गजानन ने जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें तुम पर संदेह है, लेकिन बिना किसी संदेह के वो यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। मुझे आज गुप्त सूचना मिली है कि वो किसी योजना पर काम कर रहे हैं। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, आचार्य, क्या उन्हें ज्ञात हो चुका है कि सुकन्या एक कन्या है? आचार्य चाणक्य बोले, मैं ये किसी दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तो है जो अच्छा नहीं होने वाला है। जब कोई जहरीला सांप किसी के पास से बिना काटे गुजर जाए तो समझ जाना चाहिए कि वो अपने जहर की तीव्रता को बढ़ा रहा है। वो सुकन्या को समझाते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। आचार्य गजानन वही जहरीला सांप है जो एक बार बिना काटे तुम्हारे पास से गुजर चुका है। सुकन्या सहमते हुए बोली, जी आचार्य, मैं पूरी कोशिश करूंगी। चाणक्य बोले, तुम्हें आचार्य गजानन के शक के घेरे से बाहर लाने और तुम्हारे तक्षशिला में बने रहने के लिए मेरे पास एक योजना है, लेकिन ध्यान रहे कि इस योजना में ना ही मैं और ना ही चंद्रगुप्त तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें खुद ही इस योजना पर अमल करना होगा। यह सुनकर चंद्रगुप्त चिंतित हो उठा। वो बोला, आचार्य, सुकन्या अकेले कैसे कर पाएगी? सुकन्या भी उदास होती हुई बोली, आचार्य, मैं अकेले कैसे योजना को पूरा कर पाऊंगी? चाणक्य समझाते हुए बोले, स्त्री जब पहली बार गर्भ धारण करती है तो 9 महीने की यात्रा के दौरान वो धीरे धीरे उस दर्द की आदी हो जाती है जिसे कोई भी पुरुष कभी झेल नहीं सकता। वो प्रसव पीड़ा के असहनीय दर्द को भी हंसते हुए सह जाती है और ऐसा सिर्फ स्त्री ही कर सकती है। तुम भी एक स्त्री हो, इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझना। खुद पर अगर विश्वास हो तो वो सभी योजनाओं को हल कर सकती है। सुकन्या खुद को हिम्मत देते हुए बोली, जी आचार्य, मैं कोशिश करूंगी कि आपको निराश ना करूं। चाणक्य भी हिम्मत बंधाते हुए बोले, लगातार कोशिश तुम्हें अवश्य सफल बनाएगी, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। चाणक्य की बात सुन सुकन्या अपने चेहरे पर आत्मविश्वास लिए बोली, आचार्य, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी योजना क्या है?
यह सुन चाणक्य ने अपनी दृष्टि सूरजमल की ओर कर दी और सूरजमल के चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। एक और जहां चाणक्य आचार्य गजानन के संदेह को दूर करने के लिए नई योजना का निर्माण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर आचार्य गजानन अपनी योजना पर कार्य कर चुके थे। कुलपति के कक्ष में आचार्य गजानन उनके सामने बैठे थे। तभी उस कक्ष में आचार्य श्वेतांक आए और कुलपति को प्रणाम करते हुए बोले, आचार्य आपने मुझे बुलाया? कुलपति बोले, हाँ आचार्य श्वेतांक, आपसे एक मंत्रणा करनी है। कृपया कक्ष का द्वार बंद कर दे। आचार्य श्वेतांक के कक्ष का द्वार बंद करते ही कुलपति ने उन्हें गजानन के बगल में बैठने का इशारा किया और बोले, आचार्य गजानन को एक कार्य हेतु आपका साथ चाहिए। आचार्य श्वेतांक ने गजानन की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और बोले, मेरा साथ? लेकिन कार्य क्या है आचार्य गजानन? कुलपति बोले, मैं बताता हूं। आचार्य गजानन को संदेह है कि यहां के गुरुकुल में रहने वाला एक सेवक गुप्तचर है। वो आगे बोलते उससे पहले ही आचार्य श्वेतांक बोल पड़े, आचार्य गजानन, यह असंभव है। यहां के सभी सेवकों की पूर्ण जांच हुई है और उसके बाद ही उन्हें रहने दिया गया है। आचार्य के पास अपनी बात का कोई प्रमाण है? कुलपति विनम्रता पूर्वक बोले, आचार्य श्वेतांक, मेरी पूरी बात सुन लें। अभी प्रमाण नहीं है, लेकिन आचार्य गजानन को उम्मीद है कि शीघ्र ही प्रमाण भी सामने होगा और उस सेवक की पहचान भी। वो बिना प्रमाण के अभी कुछ भी बताना नहीं चाहते। आचार्य श्वेतांक ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, मैं इसमें आचार्य गजानन की मदद कैसे कर सकता हूं? कुलपति ने कहा, आज वो सेवक के विरुद्ध प्रमाण इकट्ठा करने ही जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रमाण इकट्ठा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो। इसलिए वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि कोई भी इस प्रक्रिया पर संदेह ना करे। आचार्य श्वेतांक बोले, अगर मेरी निष्पक्षता पर कुलपति महोदय को विश्वास है तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि वो सेवक कौन है? आचार्य श्वेतांक के प्रश्न को सुनकर कुलपति ने आचार्य गजानन की ओर देखा, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। क्या आचार्य गजानन सुकेतु के विरुद्ध सबूत एकत्रित करने में सफल हो पाएंगे? आचार्य चाणक्य की ऐसी कौन सी योजना है जो गजानन को मात दे सकती है? किसका दाव किस पर भारी पड़ेगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।